नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर बार की तरह एक मेहमान आज पुनः हमारे साथ हैं, लेकिन इस बार एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं जो हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों में ही बहुत ज़्यादा जानी पहचानी हैं। आप सबको भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही होगी कि हिंदी सिनेमा से या मराठी सिनेमा से आज कौन सी हस्ती हमारे बीच है। तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत किए देता हूँ। आज हैं हमारे साथ वर्षा उसगांवकर जी, जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में बहुत नाम कमाया है और हम सब का भी बहुत मनोरंजन किया है। बहुत हम सबको बहुत सारी शिक्षाओं भरी फिल्में दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं और अब भी मूवीज़ में आप कार्यरत हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे एक मुलाकात में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वर्षा जी, विशेष करके इस फिल्म इंडस्ट्री में या मराठी सिनेमा में जब आप जुड़ी तो क्या आपके परिवार से भी लोग जुड़े हुए थे या आपका ही आना परिवार से प्रथमतः हुआ? नहीं, इत्तेफाक से गोवा से मैं पहली लड़की हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ। जी जी। मैं गोवा को बिलोंग करती हूँ। पहले तो वो यूनियन टेरिटरी थी गोवा जी। गोवा, दमन और दीव। आपके पिताश्री डिप्टी स्पीकर भी रहे थे? हाँ, स्पीकर। काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं आप। मेरे पिताजी स्पीकर थे जब गोवा स्वतंत्र हुआ, तब से वो सरकार में थे। जी जी। और उसके बाद वो मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके पास बहुत सारे 11 पोर्टफोलियोज रहते थे, तो काफ़ी लंबे अरसे तक उनका पॉलिटिकल करियर चला। मुझे लगता है 79 तक वो मतलब इसमें थे। तभी मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो इतनी मुझे जानकारी नहीं थी राजनीति के बारे में। तो मेरे परिवार में राजनीति का वातावरण था, बिल्कुल फिल्म का वातावरण नहीं था। और ना ही हमारे परिवार में नज़दीकी रिश्ता या दूर से रिश्ते से भी कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। लेकिन हाँ, मेरी माताजी के जो पिता थे, उनको काफ़ी ऐसा एक चाह थी, उनकी इच्छा थी कि मैं फिल्म एक्टर बनूं। और मेरी माँ हमेशा मुझे बोलती है, शायद वो जो उनकी इच्छा है तुम में कहीं ना कहीं आई होगी, कहीं से, मतलब वो आता है ना कहीं से वो इच्छा आती है। और मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि मैं तो अभिनेत्री ही बनूंगी। और जब मेरा 10th स्टैंडर्ड में मेरा हो गया, तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट में जाऊं, एक्टिंग का कोर्स करूं। लेकिन तब तक एक्टिंग का कोर्स बंद हुआ था यहाँ पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। तो मेरे पिताजी बोले कि फिल्म में जाने से पहले कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में। लेकिन मेरा पूरा ध्यान, मतलब तन मन से मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही थी। मैं बहुत सारी फिल्में देखती थी, फिर रेडियो बहुत सुनती थी, मुझे गाने का भी शौक था, फिर नृत्य का भी शौक था, तो मैं कथक नृत्य सीखती थी। तो पूरी तरह से मैं इसमें आप तैयार थे इंडस्ट्री में आने हाँ, के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या हुआ कि मेरे पिताजी के नज़दीकी दोस्त थे दामू केंकरे, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गीय दामू केंकरे। उनका काफ़ी नाम था थिएटर में, मराठी थिएटर में। उन्होंने गोवा कला अकादमी का पूरा डिज़ाइन उन्होंने किया है, तो वहाँ के डायरेक्टर थे। और उसी वक्त वो मुंबई में आ गए, गोवा से मुंबई आ गए, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया मराठी नाटक में। कार्टी प्रेमात पडली उस नाटक का नाम था। और उसके बाद में मैंने ब्रह्मचारी नाम का नाटक किया। जी 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 जी। जो आचार्य अत्रे बहुत ही फेमस प्ले राइट हैं मराठी के, उनका लिखा हुआ वो नाटक था। और उसकी वजह से मेरा काफ़ी नाम हुआ, ब्रह्मचारी नाटक की वजह से। और फिर एक दिन सचिन जो हैं, जो निर्देशक निर्माता हैं, एक्टर हैं, सचिन पिलगांवकर, वो उनको एक फिल्म बनानी थी गम्मत जम्मत नाम की, और वो कॉमेडी फिल्म थी। 87 की बात है ये। तभी वो मुझे देखने आए वो प्ले में, और मुझे देखने के लिए आए थे। उसमें 2 हीरोइंस रहती हैं, एक जो मेन हीरोइन और एक जो है वो अशोक सराफ के ऑपोजिट। तो उनको ऐसा लगा कि वो मेन हीरोइन के लिए मैं बहुत सूटेबल हूँ।
जो एक अल्लड़ सी ऐसी कॉलेज युवती रहती है, बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनको मुझे किसी ने मुझे बताया कि सचिन तुम्हें देखने आए हैं। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारे निर्माता देखने आते हैं पर ऐसा नहीं होता है कि आपको वो रोल मिलता है। लेकिन मुझे 2 ही दिन में उनका फ़ोन आया और मैंने वो फ़िल्म साइन कर ली और वो सुपर डुपर हिट हो गई। जी जी। तो वो मेरी पहली फ़िल्म थी मराठी में और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा जी। और वो दौर चलता रहा मराठी फिल्मों का। मुझे लगता है आज तक मैंने मराठी फिल्में 60 फिल्में तो की होंगी मराठी में। और इत्तेफाक से मुझे ऐसी फिल्में मिली जो ऑथर बैक्ड रोल्स जिसे आप कहते हैं, जो वुमेन सेंट्रिक फिल्में थी जी। वो सब भूमिकाएं मुझे मिली। तो आज जो मेरी जनमानस में जो प्रतिमा है या इमेज है, मैं ऐसा समझती हूँ कि उन्हीं फिल्मों की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म एक सशक्त माध्यम है वर्षा जी, हाँ। जनमानस तक किसी भी संदेश को पहुंचाने का। सही है। तो एक वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति बहुत उच्च और श्रेष्ठ रही है, जिसको पहुंचाने का कार्य सिनेमा जगत करता रहा है, फिल्म इंडस्ट्री करती रही है। आज जो फिल्में निकल के आ रही हैं उनके विषय में आप क्या कहेंगे कि क्या हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारे मूल्यों से जुड़ी हुई बातें हैं या थोड़ा सा भटकाव आ गया है? देखिए, ऐसा कहते हैं कि फिल्म में समाज का रिफ्लेक्शन होता है, वो एक प्रतिबिंब होता है। जो समाज में चल रहा है कहीं ना कहीं फिल्मों में, उससे प्रेरणा तो हम रियल लाइफ से ही लेते हैं, लेकिन हाँ उसे थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया जाता है जी। क्योंकि आप लाइफ को उसी तरह से अगर प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे तो वो थोड़ा बोरिंग लगेगा, है ना। जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं या मैं घर में जो मेरे गोइंग्स ऑन है, मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता किया, मैंने खाना खाया, ये आप दिखाएंगे तो वो बहुत बोरिंग सा लगेगा। तो उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए उसमें ऐसे डायलॉग्स दिए जाते हैं जो आपको वहाँ 3 घंटा तक आप जब फिल्म देखते हैं आपका ध्यान कहीं और ना जाए। तो जो आपने कहा कि भटकाव थोड़ा आ गया है, थोड़े बहक गए हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। हाँ कुछ फिल्में हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि हिंदुस्तानी जो फिल्में हैं उसमें थोड़ा सा मर्यादा पालन करना ज़रूरी है। मर्यादा जीवन में भी बहुत आवश्यक है जी। हर किसी बात में मर्यादा रखना आवश्यक ही है कि जहाँ तक हो सके फिल्म से एक मैसेज मिलना चाहिए समाज को भी। लेकिन सब फिल्में मैसेज के साथ तो नहीं आएंगी, कुछ आपका मनोरंजन करती हैं। जी जी। और मनोरंजन का पूरा सामान फिल्मों में होता है कि क्योंकि फिल्मों से ही हमें गाने भी मिलते हैं। बाकी अभी निजी जिंदगी में हम काम करते हैं, ऑफिस से थक कर आते हैं, तो एंजॉय करने के लिए जो सामान है वो तो पूरा बिल्कुल मनोरंजन की सारी चीजें और लगातार फिल्म इंडस्ट्री तो थोड़ा सा बहकाव मैं कहती हूँ कि थोड़ा आया है, ऐसा मैं नहीं, क्योंकि बहुत बोल्ड बन गई है कुछ फिल्में। तो इतना बोल्ड भी अभी उसके लिए सेंसर भी है, सेंसर बोर्ड है, लेकिन वो भी कभी अभी ए सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके बाद वो क्योंकि विशेष बात मैंने इसलिए वर्षा जी उठाई क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि समाज में जो एक अन्याय वाली जो स्थिति है, अत्याचार वाली स्थिति है या फिर महिलाओं के ऊपर भी जो शोषण वाली स्थिति है, लगातार हम सुनते रहते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो ये मानता है कि चाहे वो टेलीविज़न है या सिनेमा है या कुछ ऐसे साहित्य हैं, उनके कारण युवाओं में एक बहकाव की स्थिति आ रही, क्योंकि वो जो देखता है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है कि फलाना हीरो भी तो ऐसा कर रहा है, इसमें भी तो ये दिखाया जा रहा है। तो क्या ये रीज़न नहीं बन रहा है समाज में एक प्रकार से जो अत्याचार है उसे बढ़ाने में, और कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें परिवर्तन का दौर आना चाहिए? आप क्या विचार रखती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ज़्यादा हिंसा फिल्मों में नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हिंसा में क्या होता है कि अभी जो फाइट्स दिखाते हैं वो तो सुपर ह्यूमन फाइट्स होते हैं। अभी मैं अगर कहीं गिर गई या कोई भी लड़का, मतलब जो आम जिंदगी में ऐसा कोई गिर गया तो हमें लगता ही है ना, हम तुरंत नहीं उठ पाते हैं। वो हीरो 20वीं मंजिल से कूद जाता है। हाँ, वो तो हीरो फर्स्ट फ्लोर से गिर जाता है, फिर भी उसे कुछ लगता नहीं और वो लगातार फाइटिंग करते जाता है, 4 लोगों को एक साथ अकेले टैकल करता है। तो नेचुरली जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ शायद। जैसे कुछ लोग वो शक्तिमान सीरियल देख रहे थे मुकेश खन्ना की, और हाँ वो बहुत सारी स्टोरियां हमने पढ़ी हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है, कच्ची उम्र कि तभी मैच्योरिटी आई नहीं होती है। तो मैं समझती हूँ कि हाँ कुछ ऐसी भी फिल्में आनी चाहिए
जिससे कि मतलब दिमाग शांत हो जाए युवा पीढ़ी का। जी। लेकिन क्या होता है कि हमारे युवा पीढ़ी को वो एक्शन चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है कि उनको स्पीड चाहिए, एक्शन चाहिए, और वो स्पीड आती है वो फाइट्स के साथ या पेस जो फिल्म की होती है उसके साथ। तो इसकी वजह से वो एक्साइटमेंट उनको चाहिए होता है, और उसकी वजह से डायरेक्टर भी प्रेरित हो जाते हैं कि ये फिल्म तो चली, इससे मैं ज़्यादा एक्शन दूसरी फिल्म में डालूंगा। उनको ऐसा लगता है। तो मैं सहमत हूँ आपसे कि आज टेररिज्म का वातावरण है। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा राक्षस है आज टेररिज्म, और वही हिंसा बाहर भी टेररिज्म। आज हम कहीं भी जाते हैं सेफ नहीं महसूस करते, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, धमाका हो सकता है। तो यही अगर हम फिल्मों में देखेंगे तो और हमारा दिमाग खराब हो जाएगा होगा, और इसी को हम फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आपने जैसे ही कहा वर्षा जी, आपने ब्रह्मचारी और इस प्रकार के नाटक से शुरुआत की, तो लगता है कि पहले जो हम नाटक बना करते थे या मूवीज़ भी बना करती थीं, कितनी उसमें धर्म प्रधान, आध्यात्म प्रधान, मूल्य प्रधान या एक संदेश को लेकर के होता था, और उनका भी बड़ा गहरा प्रभाव लोगों पे हुआ करता था। तो आज क्या कारण लगता है कि इस प्रकार की जो सिनेमा है, इस प्रकार के जो संदर्भ हैं या हमारी जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं, और यदि की जाएं तो क्या समाज में हम एक वैसा ही धर्म और अध्यात्म का वातावरण नहीं देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे, और बननी चाहिए। लेकिन कुछ फिल्में बन भी रही हैं अभी। अध्यात्म का आपने नाम लिया, तो सब फिल्में तो आध्यात्मिक नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो मनोरंजन करना आवश्यक है लोगों का। तो अध्यात्म से भी मनोरंजन होता है, लेकिन उससे हटकर भी थोड़े और सब्जेक्ट्स को टैकल करना आवश्यक है। सभी फिल्में वैसी नहीं बन सकती। लेकिन अभी इन द नेम ऑफ गॉड नहीं, कोई फिल्म आई थी ना अभी, परेश रावल की फिल्म थी, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, वो बहुत अच्छी फिल्म थी, और उसमें स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हद तक दिखाई है, और क्लीन फिल्म जिसे हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। और एक मैसेज, एक अच्छा संदेश, अंधश्रद्धा से कैसे आपको दूर रहना चाहिए, वो एक अच्छा संदेश उसमें था। अभी हमारी हिट मूवी थी। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसी मूवी हम बनाएंगे तो शायद पिट जाएगी और लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आज तंत्र इतना आगे निकल, विकास हो गया है उसका। तंत्र ज्ञान जो है, आज टेक्निक इतना आगे बढ़ गया है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं 20 साल पहले इंडस्ट्री में आई, 20-22 साल पहले, आज अगर मुझे टेक्निक मिलता तो मैं कहीं पहुंच जाती। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे 20 साल बाद आना चाहिए था, मेरा करियर और अच्छा हो जाता, मैं ज़्यादा मतलब दुनिया तक पहुंच जाती, दुनिया तक मेरा नाम पहुंच जाता पूरी दुनिया में। तो आज इसका बहुत विकास हुआ है टेक्निक का। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि कंसेप्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। अभी मराठी में एक फिल्म बनी थी श्वास नाम की, वो भी इंटरनेशनल लेवल, मतलब ऑस्कर तक उसका नॉमिनेशन मतलब नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तक हम जाने वाले थे। तो वो भी एक बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें एक ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के बीच में जो रिश्ता होता है, भावनिक रिश्ता, उसको इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है कि उसमें वो देखते हुए, वो एक विषय बहुत गंभीर है, लेकिन जिस हल्के तरीके से उसको, मतलब हल्के फुल्के तरीके से, जिसको हम कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पेश किया गया है। कहीं भी उसमें सीरियसनेस नहीं है, सीरियस विषय है, लेकिन फिर भी वो सीरियस नहीं लगता, आपका मनोरंजन करता है। तो ऐसी फिल्में भी बनी हैं आज की डेट में। और बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे मैंने खुद फिल्में की, जैसे आपने कहा कि 20 साल पहले ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन आज भी बन रही हैं कुछ कुछ ऐसे, तो उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ऐसी फिल्मों को भी, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी के जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, एक्टर्स हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए और हमारी जो संस्कृति है उनको भी लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि एक सुंदर सा संदेश समाज में जाए, और एक जो कहें कि हिंसात्मक या इस प्रकार की जो फिल्में हैं जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे यूथ पे डालती हैं, यदि उन पे थोड़ा सा नियंत्रण, जैसे आप कह रही हैं, मर्यादा हमारी संस्कृति रही है तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिनेमा एक बहुत ही सशक्त पावरफुल माध्यम है, बहुत इम्प्रेस करता है लोगों पर, एक इम्प्रेशन डालता है उन पर, वो इतना असर करता है कि घर जाने के बाद भी कुछ उसमें से सीन्स हमें याद आते हैं। तो वो एक सशक्त माध्यम है, और उसका उपयोग इस तरह से करना चाहिए। इंडस्ट्री में जैसे आपने भी शुरुआत की थी वर्षा जी, तो आप क्या मानती हैं, एक कलाकार को, एक एक्टर को आध्यात्म की भी कितनी आवश्यकता होती है, मेडिटेशन की कितनी आवश्यकता होती है? क्या आप भी मेडिटेशन किया करती थी या करती हैं?
मेडिटेशन मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन नहीं होता मुझसे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि लेकिन आवश्यकता है, स्पिरिचुअलिटी की बहुत आवश्यकता है, और उस तरह की पार्श्वभूमि मेरे मेरे मुझे है। मेरे परिवार से, मेरे जो पिताजी हैं वो अध्यात्म में बहुत रुचि लेते हैं। उनकी पूरी लाइब्रेरी जो है उसमें फिक्शन की एक भी किताब नहीं है, सब आध्यात्मिक विषय पर है। या तो चरित्र नायक जो हैं बड़े बड़े, मतलब पॉलिटिक्स के, या विवेकानंद स्वामी जैसे, उनके पास आत्मचरित्र और बायोग्राफीज सब रखे हुए हैं लाइब्रेरी में। तो इस तरह का बैकग्राउंड मुझे है। तो मैं बचपन से जब भी मैं व्यथित होती हूँ या दुखी होती हूँ, मैं पिताजी की लाइब्रेरी खोलती हूँ और उसमें से एक बुक निकालती हूँ और उसे पढ़ती हूँ, और मेरा मन शांत हो जाता है। एक्टर्स को इसमें ध्यान देना आवश्यक है, स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि यही धर्म से जुड़ा हुआ है, मानवता के धर्म से जुड़ा हुआ है, और यही मार्ग है जो भगवान के पास हमें लेके जाएगा। तो इसमें रुचि मैं रखती हूँ, अवश्य रखती हूँ। भले मुझे मेडिटेशन, राजयोग जिसे आप कहते हैं, वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक तो लगन चाहिए, कंसिस्टेंसी, सातत्य चाहिए। क्योंकि आज मैंने मेडिटेशन किया, कल छोड़ दिया, सपोज 15 दिन तक नहीं किया, तो उसमें सातत्य नहीं आएगा। घर में इतना काम होता है, घर के बाहर भी काम होता है, और हमारा दिमाग 24 घंटा विचारों में उलझा रहता है। तो उन विचारों को दूर रखना बहुत ही असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन है। इसका संतुलन रखना हमारी एक हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक अभिनेत्री भी हूँ, तो इस सब का तालमेल रखना, बैलेंस रखना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सब एक्टर्स को, एक्टर्स ही क्यों, हर इंसान को मेडिटेशन की आवश्यकता, मेडिटेशन भले ना हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखना होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कार्य हो गए हैं ना, अभी हमें घर भी देखना है, अपनी जॉब को भी देखना है, मतलब व्यवसाय को, तो लगातार एक भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है। तो मेडिटेशन कहीं ना कहीं मन को शांत करता है, बैलेंस्ड रखता है, एकाग्र करता है, और हम अपने कार्य को कहीं ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसा महसूस नहीं करते हैं आप? बिल्कुल। आपका क्या अनुभव है, आप करते हैं मेडिटेशन? जी, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ। कितनी देर करते हैं आप? जी, मैं लगभग जैसे सुबह उठते ही मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ, रात को सोने से पहले मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ। तो लगता है कि रियली जैसे हम उस परम सत्ता से कनेक्ट हो गए, उसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लगी, और अपने कार्यों को हम बहुत सहज रूप से कर पाते हैं। कभी मैं शवासन काफ़ी करती हूँ। शवासन का मतलब योग में बहुत रुचि है मुझे, प्राणायाम में मैं करती हूँ, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कुछ आसन मैं करती हूँ, और उसमें से मुझे कुछ शांति मिलती है। प्राणायाम में भी मुझे बहुत शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और एसिडिटी वगैरह इस तरह का जो मतलब इससे पहले मैं पीड़ित थी एसिडिटी से, लेकिन प्राणायाम की वजह से काफ़ी इसमें वर्षा जी, यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में अभी आप तीसरी बार आई हैं। पहली बार 2005 में आई थी जब दादी प्रकाश मणि जी भी यहाँ थी। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। जी। तो यहाँ लगातार जब आप आई हैं तो राजयोग का विशेष करके यहाँ पे अभ्यास कराया जाता है, जो योग का एक विशेष प्रकार है, सर्व योगों का राजा उसे कहा जाता है। तो इस योग का क्या विशेष आपका अनुभव रहा, और इससे कितनी मानसिक शांति या शक्ति आपको प्राप्त हुई? जब मैं यहाँ आई हूँ, माउंट आबू में जब भी आई हूँ, तब मैंने राजयोग का तो एक्सपीरियंस लिया है। और जब मैं बैठती हूँ उस रूम में, खास करके वो जो लाइट है लाल, ऐसा वार्म थे आ जाती है वहाँ, मतलब एक ऊर्जा मिलती है। जैसे ही हम उस रूम में जाते हैं बाबा के कमरे में, तो वहाँ बहुत ही शांत लगता है। और जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई हूँ, तीसरी बार मैं अभी आई हूँ, ये मेरी तीसरी विजिट है, तब मुझे बहुत बेहद शांति मिली है। एक तो हम रेडियो से दूर, टीवी से दूर, और सच्ची शांति, एक परिसर में ही शांति है, और उस रूम में तो और भी शांति है। तो यहाँ मेरा मन बहुत शांत हुआ है। जी। और ऐसा मन करता है कि मैं मतलब ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक यहाँ रहूँ। इस बार तो मैं 3 दिन लगातार यहाँ हूँ, और मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था है जो कम्युनिटी के लिए इतना सारा काम करती है, और इतनी सेवा, मतलब सेवा का मतलब क्या है, अनकंडीशनली आप दूसरों को देते हैं, और वो बिना मूल्य, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हम किसी भी
कोई भी काम करते हैं तो बदले में हम थैंक्स चाहते हैं जी। ये थैंकलेस जॉब है जो ब्रह्मा कुमारीज करती हैं। मेरा तो उन्हें हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करती हूँ, मतलब इस संस्था को सचमुच, मतलब ये बहुत बड़ा काम है। उनके क्या क्या नहीं है। मैं सोच रही थी कि अब आज मैंने सोलर प्लांट देखा, यहाँ मतलब स्टूडियो देखा, ये सब कौन, किसका आइडिया होता है, किसके दिमाग में ये आता है और फिर कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाता है। अर्थात वो अच्छे टेक्नीशियंस आप लोग हायर करते हैं, सब सही है, लेकिन उसके लिए भी दिमाग चाहिए, उसके लिए भी सोच चाहिए, और ये सब आप समाज के लिए करते हैं। तो ये सोच के ही ये महान काम है और सचमुच मैं बहुत इस काम से प्रेरित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और यहाँ से जब भी मैं जाती हूँ वापस तो खाली हाथ नहीं जाती हूँ। तो इस बार क्या लेके जा रही हैं? इस बार भी मैं ये जो सोलर प्लांट का जो मैंने देखा आज, जी। मुझे ऐसा लगा कि यही इतनी ऊर्जा है हमारे भारत देश में, इतनी क्या बोलते हैं हम उसे, एनर्जी है सूर्य की जी। और हमारे जो रिसोर्सेस हैं, वहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्री आज देखी। ये रिसोर्सेस तो खत्म होने हैं एक ना एक दिन, तो ये तो रिसोर्स हमेशा रहेगा जी। तो पूरे भारत के लिए यही एक जवाब है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सूर्य से ही, सोलर किरणों से ही बनाने चाहिए हमको, क्योंकि हम वैसे वो इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए बारिश होनी चाहिए बड़ी तादाद में, भारी वर्षा होनी चाहिए, तो हमें पानी मिलेगा, उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। लेकिन सोलर एनर्जी तो हमारे पास एम्पल है। इस बार ये मैं लेके जा रही हूँ मन में कि ब्रह्मा कुमारीज ने ये सोचा है कि इस ऊर्जा को, पर्यावरण को कैसे बचाना है जी। और उन्होंने जो गार्डन्स तैयार किए हैं, सोलर प्लांट में भी वो गार्डन तैयार कर रहे हैं ताकि वहाँ ऑक्सीजन भी मिले और उसी वक्त सोलर एनर्जी से भी काम चलता रहे जी। तो मैं ये सब लेके जा रही हूँ। ऐसा लगता है मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, अकेले नहीं पर मिलजुल के। और ब्रह्मा कुमारीज को अगर मेरी सेवाएं चाहिए तो मैं कभी भी हाजिर हो जाऊंगी। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने कही है और वास्तव में सर्व के सहयोग से ही तो संसार को सुंदर और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है और इसमें सभी लोगों का योगदान आवश्यक है। और एक सुंदर प्रेरणा आप लेके जा रही हैं। जैसे मेडिटेशन की यहाँ सुंदर आप अनुभूति करती हैं, तो यही अनुभूति वहाँ भी जा कर के करने का लक्ष्य रहता है कि जैसे यहाँ मैं सुंदर अनुभव कर रही हूँ मेडिटेशन का, यदि मैं वहाँ पर भी करूँ थोड़ा वक्त निकाल के, तो इस अनुभूति को मैं सस्टेन कर सकती हूँ। हाँ, ऐसा मैंने हर बार सोचा लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं तो एक इसमें बह जाते हैं काम के। और मुंबई का जीवन तो आपको पता है, वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, लेकिन उसमें भी देखिए हमारा आधा समय तो ट्रैफिक में जाता है। गाड़ी में बैठती हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब पहुँचूंगी, 1 घंटा तो कहीं भी जाना है तो 1 घंटा मान के चलना ही है जी। तो मुझे लगता है गाड़ी में भी मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। क्योंकि समय उसके लिए अलग निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने समय का उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी ये समय है, गाड़ी में बैठी हूँ, अभी मेरे मन में वो विचार आया जब आपने पूछा कि वापस जाके मैं वैसा करूंगी कि गाड़ी में बैठ के मैं मेडिटेशन करूंगी और वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। फिर जब घर पे उतना समय नहीं मिलता है, क्योंकि शूटिंग में उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं अवश्य यहाँ जाने के बाद इस बार तो प्रयास करूंगी कि राजयोग सातत्य से मैं उसका अपने जीवन में, हाँ, मतलब उसको आगे बढ़ा सकूंगी, इनकॉर्पोरेट करूंगी अपने जीवन में उसको। एक विशेष चीज़, और जब आप अपने जीवन को देखती हैं, एक सफलता भरी सीढ़ियां चढ़ते हुए आप आगे बढ़ी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं और साथ ही वहां अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स उनके सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इनसिक्योरिटी फील बिल्कुल करते नहीं। हैं। आज ऐसा माहौल नहीं है जी जी जी। जब मैंने गोवा से शुरुआत की, हालांकि मेरे माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव ज़्यादा, मतलब मेरे माता पिता से ज़्यादा तब का वातावरण ही ऐसा था, कंजर्वेटिव था। और मैं सारस्वत ब्राह्मण समाज से आती हूँ, तो हमारे बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। तो कभी मेरे माता पिता ने इसे ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज तो बहुत सारे जो माता पिता मैं देखती हूँ, उनको ग्रूम करते हैं लड़के लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए।
मतलब उनको एक्टिंग क्लास में उनका नाम ये करते हैं, रजिस्टर करते हैं। फिर उन्हें हॉर्स राइडिंग, इसका उसका ट्रेनिंग, मेकअप का पूरी तैयारी के साथ भेजना चाहते हैं। जी जी जी। तो ये एक अच्छा तो मैं वातावरण। वही जानना चाहता था, आपकी सफलता का राज क्या है और वो कौन सा सूत्र आप देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो चाहते हैं कि अपने जीवन में, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे किसी भी फील्ड में, यदि वो ऐसे शीर्ष पे, जैसे आप शीर्ष पे पहुंची हैं हाँ। और अभी भी सतत आप कार्यरत हैं, आगे बढ़ रही हैं और भगवान से दुआ करेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, क्या सफलता के सूत्र आप युवाओं को देना चाहेंगे? क्या होता है कि किसी भी सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता और किसी भी जैसा आप जानते हैं कि शॉर्टकट नहीं होता। तो ये आवश्यक है सफलता के लिए, एक तो पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा आप मत सोचो कि कल मुझे सफलता मिलेगी, बट एवरी डॉग हैज इट्स डे। एक दिन तो आपका दिन आता है, तो उस दिन के आप दिन का इंतज़ार करो और उस इंतज़ार में अपने आप को डिस्कवर करते जाओ। अभी मुझे सफलता मिली, पहली फिल्म में मुझे सफलता मिली, पर उसके बाद मैं चुप नहीं बैठी। उसके बाद मैंने अपने आप को डिस्कवर किया कि मैं इसके बाद क्या कर सकती हूँ। तभी तो मेरी उम्र कच्ची थी, छोटी थी। अभी आज मैं मैच्योर हो गई हूँ। आज मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज मुझे नए युवा पीढ़ी के साथ कंपटीशन करना है, मुझे भी पीछे नहीं रहना है, मुझे आज भी सुंदर दिखना है। तो सुंदर दिखना बहुत आवश्यक है। सुंदर दिखने के लिए आपको अच्छा आहार लेना आवश्यक है। तो मैं युवा पीढ़ी से कहूँगी कि अच्छी जो चीज़ें हैं उनकी अपने आप को लत लगाइए। ऐसी व्यसन जो है या मद्य सेवन या सिगरेट्स, इनसे दूर रहिए, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। डिसिप्लिन्ड अनुशासन, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में मैंने देखा है अनुशासन कितना आवश्यक, कितने अनुशासन के साथ आप जीते हैं। सुबह 4 बजे उठना, रात को 10 बजे या 11 बजे सो जाना, आहार का सेवन, शुद्ध आहार लेना, ये बहुत आवश्यक है। तो मैं युवा पीढ़ी से कहूँगी कि अपने सपनों को उजागर करने के लिए अनुशासन, पेशेंस और अच्छा व्यवहार, क्योंकि गुडविल चाहिए। अगर आप एक फिल्म में काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनली काम कीजिए। तो निर्माता ने सोचना चाहिए कि दूसरे फिल्म में भी मैं आपको रिपीट करूं। अगर आप नखरे उठाने लगे उधर और टेंट्रम्स थ्रो करने लगे, वो सोचेगा कि चलो अगली फिल्म में तो किसी और को चांस दिया जाए। हाँ, तो आपको वो गुडविल रखना है। तो सद्भावना दूसरों के लिए रखना आवश्यक है। जी। तो डिसिप्लिन लिविंग बहुत अच्छा आवश्यक है और मेहनत लगातार करते रहना। बिल्कुल, निराश ना हो, मेहनत करते रहें। और जैसे आपने कहा यहाँ एक डिसिप्लिन की बात है ब्रह्मा कुमारीज में, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि एक बार आके यहाँ पे भी 7 दिन का एक ट्रेनिंग कोर्स वो कर लें ताकि उनके जीवन में एक डिसिप्लिन आ जाए, एक आत्मविश्वास पैदा हो जाए? एक मैं मतलब सजेशन नहीं, मतलब मेरा ये एक मानना है कि राजयोग तो हुआ वो आप बैठ के करते हैं बराबर, लेकिन बॉडी के लिए भी कुछ चाहिए, उसमें विगर होना चाहिए, उसमें ऊर्जा तो आती है, माइंड को आती है राजयोग से, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी तो बहुत बड़ी संस्था है। दादियाँ तो यहाँ के जो ब्रह्मा कुमार हैं या ब्रह्मा कुमारी, बहुत वो बड़ी मतलब उनकी सोच है, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक सुझाव देना था कि यहाँ फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर कभी यहाँ घुटनों में प्रॉब्लम आ गया या वेट ज़्यादा बढ़ गई, ऐसी समस्याओं से रक्त दाब जैसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ गया, ऐसा ना हो के नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी इस 7 दिन का ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है, लेकिन उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे आसन होते हैं, योगासन, या जैसे जिम में जिस तरह के मतलब उसमें वॉक होता है ट्रेडमिल पे, या थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग होता है, इस तरह का कुछ एक प्रोग्राम हो राजयोग के साथ, तो माइंड और स्थिर हो जाएगा। जी, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। विशेष अंत में एक चीज़ और वर्षा जी, यहाँ के ब्रह्मा कुमारीज में लगातार आप तीसरी बार आई हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको यहाँ खींच लाती है? और यदि मैं 3 शब्द में आपके अनुभव जानना चाहूँ तो वो 3 शब्द क्या होंगे? यहाँ का एक तो मुझे शांति बहुत खींच लाती है जी, और एक अनकंडीशनल प्रेम, एक मन पे चेहरे पर जो समाधान होता है, वो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ खींच लाती है। और तीसरा, ये जो
रिसोर्सेज का आप उपयोग करते हैं। जैसे पानी, सीवेज का पानी है, उससे मैं ऊपर एक गार्डन देखा था यहाँ पे, वो सीवेज का पानी वहाँ उसका यूटिलाइज, रिसाइकलिंग जो होता है, रिसोर्सेज का अच्छा उपयोग जो किया जाता है, वो मुझे यहाँ खींच लाता है कि यहाँ हम बहुत सारी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, इससे सीख ले सकते हैं कि कैसे सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, फिर कैसे हम पौधों को यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारा बढ़ना चाहिए, कैसे ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, और पर्यावरण कैसा हमारा हरा भरा रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ बहुत खींच लाती हैं। और जो यहाँ पे स्वच्छता है, क्लेanलीनेस है, जो घरों में भी जो यहाँ पे रूम्स हैं, वहाँ की स्वच्छता कि आपका मन नहीं करता कि कुछ भी मैं गंदा करूँ, आपको शर्म आती है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। अगर वो आपका स्वभाव भी है कि कुछ भी कहीं फेंकने का, तो आपको कोई ना कोई यहाँ बाबा आपको कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ बहुत खींच लाती हैं। बहुत सुंदर। घरेलूपन जो है, सिंप्लिसिटी, अपनापन है। 3 शब्द में आपका अनुभव यदि जानना चाहें तो? 3 शब्द में बड़ा मुश्किल है। शांति तो मैं कहूँगी, फिर निसर्ग और प्रेम। शांति, निसर्ग और प्रेम, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा लगा वर्षा जी आपसे बात करके। आपने हमारे सारे प्रश्नों के इतनी सरलता से और सहजता से उत्तर दिए हैं। बहुत 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 अच्छा लगा। लग रहा है कि हमारी चर्चा चलती ही रहे, लेकिन वक्त अब इजाज़त हमें नहीं दे रहा है। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करूँगा सभी दर्शकों की ओर से, और साथ ही शुभकामना भी दूंगा कि जो भी आप फिल्में कर रही हैं सभी सुपर डुपर हिट हों, और साथ ही निमंत्रण भी दूंगा कि आप बारंबार इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, मैं भी यही करना चाहूँगी, बार बार यहाँ आके यहाँ का आदरातिथ्य जो है उसका अनुभव लेना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। चोरी हुआ मेरा दिल, आँखों की तलाशी दो, शायद वहाँ जाए मिल। आप ही वर्षा उसगांवकर जी, बहुत ही सरलता और सहजता से उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें थीं, चाहे धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें, चाहे मेडिटेशन से जुड़ी हुई बातें। समाज में हम कहीं पे भी हैं, किसी भी वर्ग में हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हैं या हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक सामान्य वर्ग में अपना जीवन जी रहे हैं, हर जगह अध्यात्म की सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये मन को शांति प्रदान करता है और हमें जोड़े रखता है उस परम सत्ता से जिसने हमें इस सृष्टि पर भेजा है। और जब हम उससे जुड़े रहते हैं तो हमारी जीवन में एक अनंत शांति और ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, एक संतुष्टि बनी रहती है, और हम वो कर पाते हैं जो करने के लिए हम इस संसार में आए हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि परमात्मा ने जरूर कुछ उद्देश्य देके हमें इस सृष्टि पे भेजा है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत होती है, और साथ ही उद्देश्य हमेशा याद रहे उसके लिए भी उससे जुड़ाव, आध्यात्म से जुड़ाव की आवश्यकता होती है। तो आप भी आध्यात्म से जुड़ें, धर्म से जुड़ें, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।